हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चरर कैडर एग्जाम 2016 की सीरीज में नेक्स्ट पार्ट में बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे इस रिएक्शन के बारे में पूछा गया है कि इसमें कौन से टाइप का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गिवन है और जो आपका अटैकिंग ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल है, अमीनो ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल है और NO2 ग्रुप की रिप्लेसमेंट के बाद आपका प्रोडक्ट बन रहा है। तो क्लियरली ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है और एरोमेटिक रिंग के अंदर हो रहा है, तो ये एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है ही है। नंबर 2 पॉइंट, अब जो बेंजीन रिंग के डिफरेंट पोजीशंस की अगर हम बात करें तो बेंजीन रिंग पे लेट कोई एक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसके विद रिस्पेक्ट ये सेकंड पोजीशन ऑर्थो, थर्ड पोजीशन मेटा और फोर्थ पोजीशन पैरा, और जिस पोजीशन पे एक्स है वो है इप्सो पोजीशन। तो अगर इसी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, NO2 ग्रुप यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो रहा है अमीनो ग्रुप के द्वारा, ये पूरा जो आपके पास प्रोपाइल अमाइन है, तो इसको हम बोलेंगे इप्सो सब्स्टिट्यूशन। दूसरी बात, यहाँ पे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है, तो आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट है और ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो इस रिएक्शन में इप्सो प्लस एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दोनों ही हो रहे हैं। इप्सो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि NO2 ग्रुप की जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, और दूसरी बात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो आपका ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन डी। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, क्योंकि इप्सो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और दूसरा आपके इस केस में न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको जो लीवो कैंपर है उसके दो कायरल सेंटर्स की इलेक्ट्रॉनिक आपको दो कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई है। तो जो आपके दो कायरल कार्बन हैं इस केस में, वो कार्बन नंबर यहाँ पे 1 और कार्बन नंबर 4 शो किया गया है। इन कार्बन नंबर 1 और 4 की आपको कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई है, तो हमने इस कॉन्फ़िगरेशन को पता करना है। सबसे पहले अगर आप इन कायरल कार्बन के अराउंड ग्रुप्स का नेचर देखो, तो ये कार्बन पहले मैं फर्स्ट ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। इस कार्बन के साथ एक CH3 ग्रुप है जो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, और इसी कार्बन के साथ जो बाकी ग्रुप्स अटैच हैं उनमें से ये वाला कार्बन है जो वो सी, इसके साथ डबल बॉन्ड O ग्रुप है। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पे है CH2, और जो आपको फोर्थ कार्बन यहाँ पे नजर आ रहा है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है जो ऑब्जर्वर की तरफ होगा, और उसके बाद आपके पास है CH2 ग्रुप, फिर फर्दर CH2 ग्रुप है, और ये कार्बन नंबर 1 और 4 जो हैं आपके, इनके साथ जो फर्दर कार्बन कनेक्ट है उस कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप अटैच है। ये पूरे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल पार्ट है बेसिकली। तो अगर आप कार्बन नंबर अब 1 पे देखो, कार्बन नंबर 1 के साथ जो ग्रुप अटैच हैं, तो उन ग्रुप्स की अगर आप प्रायोरिटी असाइन करोगे आप कान इन बोल्ड प्री लॉग रूल के अकॉर्डिंगली, तो आप इस कार्बन को अगर देखो, इस कार्बन को जो हमारा फर्स्ट कायरल कार्बन है यहाँ पे, ये वाला कायरल कार्बन, इस कार्बन के राउंड जो ग्रुप अटैच है वो कौन कौन से ग्रुप है। नंबर 1 तो ग्रुप है CH3 ग्रुप, ये वाला। नंबर 2 जो ग्रुप अटैच है वो है C डबल बॉन्ड O, उसके साथ फर्दर CH2 ग्रुप अटैच है, एंड सो ऑन, फर्दर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, इस तरीके से ग्रुप अटैच है। थर्ड जो इस कार्बन के साथ ग्रुप अटैच है वो ये वाला है जो CH2 वाला ग्रुप है, CH2 एंड फर्दर कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन है, फिर CH2, और जो फोर्थ आपको ग्रुप नजर आ रहा है वो आ रहा है जो यहाँ पे अटैच है, वो कार्बन है और कार्बन के साथ दो मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो अब आप देखोगे कि इस कायरल कार्बन के साथ पहली बात तो जो डायरेक्ट कनेक्शन में है वो सभी के सभी क्या हैं, कार्बन, और सभी कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। इस वजह से पहले जो डायरेक्ट एटम अटैच है उसके बेस पे हम प्रायोरिटी को डिसाइड नहीं कर पाएंगे। हमें फर्दर जो उसके साथ एटम अटैच हैं उनको क्या करना पड़ेगा, इस केस में देखना पड़ेगा कि फर्दर जो ग्रुप्स अटैच हैं उनकी सिचुएशन क्या है। तो अब हम जो फर्दर उन डायरेक्ट अटैच कार्बन के साथ ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उनके बारे में देखेंगे।
तो सबसे पहले देखोगे आप CH3 ग्रुप में तो 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, और जो आपका सेकंड C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है, इसके अंदर बेसिकली फर्दर आपके पास ऑक्सीजन अटैच है इस कार्बन के साथ, जबकि CH2 वाले कार्बन के साथ फर्दर कार्बन अटैच है। और इस केस में आपके पास एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इन दोनों केसेस में इस कार्बन के साथ फर्दर कार्बन ही कनेक्ट है, तो एटॉमिक नंबर 6 है। इस कार्बन के साथ भी फर्दर दोनों कार्बन ही अटैच है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। तो अगर हम अब प्रायोरिटी बेस पे देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी मिलेगी वो मिलेगी आपके इस ग्रुप को, जो है C डबल बॉन्ड O CH2 वाला ग्रुप, यानी कि ये पूरा ग्रुप है उसको हम प्रायोरिटी असाइन करेंगे फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि इसके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। उसके बाद जिस कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये वाला, इसको मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी इस कार्बन कार्बन के राउंड फर्स्ट के। नेचुरली फिर आपका जो ये वाला ग्रुप बच गया CH2 ग्रुप वाला, इसको प्रायोरिटी मिलेगी 3 नंबर की, और 4 नंबर पे आपका आ जाएगा मिथाइल ग्रुप, जो ऑब्जर्वर से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। तो इस वे से आप देखोगे तो इस कायरल कार्बन फर्स्ट के अराउंड आपके पास ये प्रायोरिटीज का क्या है, सीक्वेंस है। अब आप देखो जो सबसे कम प्रायोरिटी का ग्रुप है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो अगर हम हाईएस्ट प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी की तरफ आए तो आपका जो सीक्वेंस बनेगा 1 2 3 का, इस तरीके से वो सीक्वेंस इस कायरल कार्बन के अराउंड क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम यूज करते हैं सिलिस्टर, दैट इज S। तो जो फर्स्ट आपका ये वाला कायरल कार्बन था, उसके अराउंड जब हमने 4 ग्रुप्स को प्रायोरिटी असाइन की ऑन द बेसिस ऑफ CIP रूल, तो उस बेसिस पे प्रायोरिटी असाइन करने के बाद जो लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है वो ऑब्जर्वर से दूर है, और जब हम हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटी की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो मूवमेंट है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। इस वे से आपके इस कायरल कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी आपके लिए S कॉन्फ़िगरेशन। अब बात आती है सेकंड कायरल कार्बन की, जो आपका फोर्थ है। तो इस कायरल कार्बन पे अगर अब आप केस देखोगे तो इस कायरल कार्बन पे अगर हम ग्रुप्स को देखें फर्दर, अब हम इस फोर्थ कार्बन पे फर्दर ग्रुप्स को अगर चेक करें तो वो ग्रुप कौन कौन से हैं। तो अब अगर हम इस कायरल कार्बन पे ग्रुप्स की बात करें, जो फोर्थ कायरल कार्बन मार्क है, तो इस कायरल कार्बन के राउंड आपका एक ग्रुप है हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद ये वाला आपका पूरा ग्रुप है सेकंड, ये वाला आपका पूरा ग्रुप है थर्ड, और ये वाला आपका पूरा ग्रुप है फोर्थ। तो अब अगर हम इनको प्रायोरिटी असाइन करेंगे तो इनको प्रायोरिटी असाइन करने के टाइम आप देखोगे, अब एक तो हाइड्रोजन है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसे सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी फोर्थ। अब ये बाकी 3 ग्रुप हैं, इनमें कार्बन है, ठीक है, जबकि इस कार्बन के साथ फर्दर 2 कार्बन कनेक्ट हैं, डायरेक्ट मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो इसको प्रायोरिटी सबसे ज्यादा मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इस कार्बन के साथ फर्दर कार्बन है और कार्बन के बाद फिर फर्दर आपके पास ऑक्सीजन है। तो इस केस में इस ग्रुप को आपके प्रायोरिटी मिलेगी नंबर 1, और उसके बाद जो आपके बाकी सब्स्टिट्यूएंट हैं अगर उनको प्रायोरिटी के बेस पे हम डिसाइड करेंगे, तो इस केस में जो आपका CH2C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है, इसको प्रायोरिटी मिलेगी 2 और इसको प्रायोरिटी मिलेगी 3। अब जो लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर नहीं है। तो पहले हम हाईएस्ट से लोएस्ट प्रायोरिटी की तरफ अगर मूव करें 1 2 3,
तो आपकी जो मोशन है 1 2 3 मोशन वो क्लॉकवाइज है। बट जो आपका लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है वो टुवार्ड्स दी ऑब्जर्वर है, जबकि वो ऑब्जर्वर से अवे होना चाहिए, दूर होना चाहिए। तो इस केस में हम अप्लाई करते हैं गोल्डन रूल। और गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग अगर आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप टुवार्ड्स दी ऑब्जर्वर हो, तो जो आपकी प्रायोरिटी की मोशन थी जब आप मूव कर रहे थे फ्रॉम हाईएस्ट प्रायोरिटी टू लोएस्ट प्रायोरिटी, वही क्लॉकवाइज क्या बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, अगर आपका लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप क्या है, टुवार्ड्स दी ऑब्जर्वर है। तो इस वे से आपके कार्बन नंबर 4 पे भी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आएगी एस। तो फर्स्ट पे भी कॉन्फ़िगरेशन एस है और फोर्थ पे भी एस है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी 1s, और यहाँ पे 4s होना चाहिए था ऑप्शन में। ठीक है, तो 1s और 4s ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है जो कायरल सेंटर्स की आपको जो लीवो कैंपर दिया गया है उस केस में वो बनेगी 1s, और दूसरे कायरल कार्बन की भी क्या होगी, 4s होगी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108, इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो एलिमिनेशन रिएक्शन से लिंक है। तो इसमें बेसिकली बीटा टाइप के एलिमिनेशन की बात हुई है। अब आपको ये पूछा गया कि इन सभी दिए गए कंपाउंड्स में से सबसे लीस्ट ससेप्टेबल कौन है कि इस कंपाउंड में से HBr रिमूव हो जाए। तो अब आपने नोट करना है कि बीटा एलिमिनेशन के टाइम बेसिकली ये सिचुएशन होता है, आपके पास अल्फा पोजीशन पे हेलोजन और बीटा पोजीशन पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी अटैक करता है तो वो बीटा हाइड्रोजन को क्या करता है, एलिमिनेट करता है, और इस बीटा कार्बन पे कार्बेनाइन टाइप करैक्टर क्या होता है, जनरेट होता है। तो जो भी स्पीसीज इस कार्बेनाइन को स्टेबलाइज करेगा वो स्पीसीज क्या करेगा, एलिमिनेशन को क्या करेगा, फेवर करेगा। अब आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, अगर इन ऑप्शन में देखो तो आपके पास पहले ऑप्शन में जो अल्फा के बाद बीटा कार्बन है उसके साथ मिथाइल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो कार्बेनाइन को स्टेबलाइज नहीं करेगा। साइनाइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो स्टेबलाइज करेगा। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो स्टेबलाइज करेगा, और एस्टर का केस खुद भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इन सभी ऑप्शंस में से देखोगे आपके बीटा पोजीशन पे जो कार्बेनाइन कैरेक्टर आ रहा है उसको मिथाइल ग्रुप स्टेबलाइज नहीं करेगा। इस वजह से जो आपका ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन में उसमें लीस्ट ससेप्टेबल है किसके लिए, एलिमिनेशन ऑफ HBr के लिए। क्योंकि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग बेस बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो वहां पे कार्बेनाइन करैक्टर क्या होगा, जनरेट होगा, और जो उस कार्बेनाइन को स्टेबलाइज करेगा उसी केस में HBr का एलिमिनेशन क्या होगा, आसानी से होगा। तो इस कंसेप्ट के बेस पे अगर हम देखें तो जो आपका ऑप्शन ए था उस केस में मिथाइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर के कारण जो HBr के एलिमिनेशन के चांसेस क्या हैं, कम है, क्योंकि वो कार्बेनाइन जो करैक्टर है बीटा पोजीशन पे उसको स्टेबलाइज नहीं कर रहा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिंक है राइमर टाइमर रिएक्शन से। ठीक है, रिएजेंट आपको दिया गया है जो इसमें वो क्लोरोफॉर्म और NaOH है, तो क्लियरली जो आपका केस बनता है वो राइमर टाइमर रिएक्शन का बनता है, और इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट जनरेट होता है वो होता है डाइक्लोरोकार्बन। डाइक्लोरोकार्बन। तो आपने फिनोल के केस में ये रिएक्शन देखा है कि उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। तो जो OH ग्रुप के विद रिस्पेक्ट ये ऑर्थो पोजीशन है, पैरा पोजीशन तो इस केस में ब्लॉक है, तो उस ऑर्थो पोजीशन पे राइमर टाइमर रिएक्शन के बाद जो एंड प्रोडक्ट आएगा वो आएगा एल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज CO C डबल बॉन्ड O H। फर्स्ट अगर आप सीक्वेंस के रिएजेंट्स की रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद देखो
तो ये आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सेकंड सीक्वेंस में आपको दिया गया है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, तो इस केस में आपने नोट करना है कि जब भी एल्डिहाइड की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अल्कोहलिक या अमीनो ग्रुप प्रेजेंट हो और आप उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड अल्कली मीडियम में ऐड करो, तो वो एग्जांपल है डाइकन रिएक्शन का। और इस रिएक्शन में जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाता है किसमें, अल्कोहलिक ग्रुप में। तो ऑर्थो पोजीशन पे भी OH ग्रुप आपका आ जाएगा, तो ये इस रिएक्शन का क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इस बेस पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 109 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, इन रिएजेंट्स के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। बट जो आपकी आंसर की में इसका आंसर दिया गया है वो ऑप्शन बी है। बी ऑप्शन तभी सही होता अगर इसमें जो रिएजेंट हैं वो अकेले फर्स्ट सीक्वेंस के होते। तो मेरे ओपिनियन से जो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए था ऑप्शन ए। फर्स्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट्स के बाद आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो नो डाउट एल्डिहाइड होगा ऑर्थो पोजीशंस पे अगर आप देखोगे। और सेकंड रिएक्शंस रिएजेंट्स जो दिए गए हैं उनके बेसिस पे जो डाइकन रिएक्शन के अकॉर्डिंगली एंड प्रोडक्ट होना चाहिए उसमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप पे जो है वो OH ग्रुप होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 110 है, इसके अंदर पूछा गया है कि which of the following is the major product of dehydration of 3,3-dimethyl butane 2O। तो ये अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से लिंक क्वेश्चन है और अल्कोहल की डिहाइड्रेशन में आपने नोट करना है कि कार्बोकटाइन एज ए इंटरमीडिएट होंगे और जितनी कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वही आपका प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। रिड्यूस सिलेक्टिविटी जो डिसाइड होगी वो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पे बेस डिसाइड होगी। तो अब आपको जो रिएक्टेंट दिया गया है वो दिया गया है 3,3-डाईमिथाइल ब्यूटेन 2। तो ये आपका रिएक्टेंट है 3,3-डाईमिथाइल ब्यूटेन 2। तो एसिडिक कंडीशन में जब इसकी डिहाइड्रेशन होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव का अटैक होगा और इस H पॉजिटिव के अटैक के बाद क्या होगा, कार्बोकटाइन जनरेट होगा। बट जो कार्बोकटाइन जनरेट होगा वाटर के एलिमिनेशन के बाद, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कार्बोकटाइन सेकेंडरी होगा। बट ये कार्बोकटाइन मिथाइल शिफ्ट के द्वारा टर्सरी में चेंज हो सकता है। तो यहाँ से मिथाइल शिफ्ट होने के बाद ये अपने आप को कार्बोकटाइन रीअरेंज करेगा, क्योंकि कार्बोकटाइन के ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने आप को रीअरेंज कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी pz ऑर्बिटल ऑन कार्बन कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज। तो इस मिथाइल शिफ्ट के द्वारा जो आपका कार्बोकटाइन सेकेंडरी बना था अब वो चेंज हो गया टर्सरी में। अब इस टर्सरी कार्बोकटाइन से आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। और जब भी कोई आपका अल्कोहल का मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट होता है तो फाइनल प्रोडक्ट अल्कीन होगा और इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट होगा उसे डिसाइड करेगा सेडजेफ रूल। और इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो अगर आप देखोगे ये वाला आपका लेट अल्फा कार्बन है तो बीटा कार्बन आपके पास ये बड़े हैं जहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है। तो जो ये वाला बीटा कार्बन है अगर हम इससे हाइड्रोजन एलिमिनेट करेंगे तो सबसे ज्यादा अल्काइलेटेड अल्कीन बनेगा इस केस में। तो इस रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट होगा 1 2 3 4 दैट इज 2,3-डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो इसमें दो बातें आपने नोट करनी है, एक तो कार्बोकटाइन की रीअरेंजमेंट हो रही है क्योंकि सेकेंडरी से टर्सरी कार्बोकटाइन क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। और नंबर 2 जो फाइनल प्रोडक्ट बनाना है उसमें बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होना है और वो बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा जिससे जो अल्कीन बन रहा होगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड बन रहा होगा। और जो एलिमिनेशन है वो अकॉर्डिंग टू दी सेडजेफ रूल हो रहा है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी दी मेजर प्रोडक्ट।
तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी दी 2,3-डाइमिथाइल ब्यूट 2-इन। तो इस केस में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज 2,3-डाइमिथाइल ब्यूट 2-इन। तो इसमें रीअरेंजमेंट भी थी और फाइनल प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए सेट रूल भी यूज हुआ। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 111 है, ये बेसिकली ग्रीन सिंथेसिस या ग्रीन केमिस्ट्री पे बेस्ड था और ये एक तरीके से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी सिंथेसिस ऐसी है जो ग्रीन सिंथेसिस है। और ग्रीन केमिस्ट्री का जो पूरा फोकस होता है वो होता है कि कैसे हम ऐसे रिएक्शंस और एजेंट यूज करें कि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, ठीक है, कम से कम टॉक्सिक प्रोडक्ट बने और कम से कम हम टॉक्सिक रिएजेंट्स को क्या करें, यूज करें। एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो केमिस्ट्री है वो ग्रीन केमिस्ट्री है। तो इसमें से जो एग्जांपल है आपको ऑप्शन सी में दिया गया है, जो डाइएल्डर्स रिएक्शन है बिटवीन फ्यूरान एंड मैलिक एसिड, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द ग्रीन सिंथेसिस। तो ये बेसिकली ग्रीन केमिस्ट्री पे बेस्ड क्वेश्चन था कि डाइएल्डर रिएक्शंस है जो फ्यूरान और मैलिक एसिड की, वो ग्रीन सिंथेसिस पे बेस्ड है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अजाइड आयन के ऊपर था कि आपके पास अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ए है, ये वाला कंपाउंड आपको ऑप्टिकल ए दिया गया है, इस कंपाउंड को अगर ट्रीट किया जाए विद सोडियम अजाइड इन DMF एज ए सॉल्वेंट, तो सोडियम अजाइड है NaN3। अब N3 जो सोडियम अजाइड में अजाइड आयन है, अजाइड आयन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रेफर करते हैं SN2 रिएक्शन को। तो अजाइड के जो कॉमनली रिएक्शन देखने को मिलते हैं वो SN2 रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, दैट इज बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं और इन सिंगल स्टेप रिएक्शंस में जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें हमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। तो जो अजाइड का अटैक होके फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, इस केस में N3 नेगेटिव का अटैक होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से Br को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो जो N3 नेगेटिव आयन का अटैक होगा दैट शुड बी बिलो द प्लेन। तो इस वजह से जो इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होगा वो SN2 के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से बनेगा। तो अगर ब्रोमीन टॉप फेज से लीव कर रहा है तो जो अजाइड का अटैक होगा वो बिलो द प्लेन होगा, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन क्या था, अबव द प्लेन था। तो इसीलिए जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा उस फाइनल प्रोडक्ट में हमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। और नेबरिंग कार्बन पे भी आपको पता है बल्कि ग्रुप अटैच है तो टॉप फेज से अटैक के चांसेस क्या हैं, बहुत कम है। इसीलिए आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा दैट विल बी प्योरली सी। तो इन सभी ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज फाइनल प्रोडक्ट विल बी प्योरली सी। तो जब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ए को ट्रीट करेंगे अजाइड के साथ, अजाइड एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो SN2 रिएक्शंस को प्रेफर करता है, सिंगल स्टेप में वो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और सिंगल स्टेप रिएक्शंस में हमें कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन देखने को मिलेगा। तो इस केस में जो आपका करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी द ऑप्शन बी और आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा दैट विल बी प्योरली सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको, अगर रिएजेंट को आप देखो तो वो ब्रोमीन और NaOH यूज किया गया है और आपका जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट है उसमें अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये टिपिकल केस बनता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो पेरेंट अमाइड होता है उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है, ठीक है। डिग्रेडेशन के बाद इन दी प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड अल्कली आपको अमाइंस मिलते हैं डिग्रेडेशन के बाद, और जो आपका ये कार्बन है ये कार्बोनेट की फॉर्म में लूज हो जाता है, ठीक है। इसके मैकेनिज्म के अंदर बेसिकली असाइल नाइट्रेट बनते हैं और वो असाइल नाइट्रेट चेंज होते हैं अल्काइल आइसोसाइनेट्स में और फर्दर उसकी हाइड्रोलिसिस के बाद आपको कार्बोनेट के लॉस के बाद क्या मिलता है, अमाइन मिलता है। तो अगर आप इस रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट देखोगे तो वो ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसमें अमाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अमीनो ग्रुप में।
तो इस बेस पे अगर आप इसका ऑप्शन देखोगे तो जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो रही है तो ये वाला सी डबल बॉन्ड हुआ है वो एलिमिनेट हो जाएगा पूरा किसकी फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। तो आपके फाइनल प्रोडक्ट में जो पिरिडीन है उसकी थर्ड पोजीशन पे आपको क्या मिलेगा, अमीनो ग्रुप मिलेगा। ठीक है, अमाइड ग्रुप अब किस में चेंज हो गया, अमीनो ग्रुप में, क्योंकि आपका ये रिएक्शन के जो रीजंस थे वो थे फ्रॉम दी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो इस केस में जो अमाइड ग्रुप था वो डिग्रेड होके चेंज हो गया किसके अंदर, अमाइन ग्रुप के अंदर। तो आपका इस केस में करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी। ये था क्वेश्चन नंबर 115। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अगर प्रोपीन के अंदर हम HBr को ऐड करें, प्रोपीन के अंदर HBr का एडिशन हो, तो सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि ये मार्कोनी रूल का एग्जांपल है या मार्कोनी एडिशन का एग्जांपल है। तो इस केस में फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, H पॉजिटिव का अल्कीन पे अटैक होगा और अल्कीन पे अटैक होने के बाद आपके पास कार्बोकेटाइन बनेंगे और दो जगह इसके अटैक होने के चांसेस हैं। एक जो पॉसिबिलिटी है वो ये पॉसिबिलिटी है कि इससे आपके पास ये वाला कार्बोकेटाइन बने जो कि क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। और दूसरा, अगर इस कार्बन पे H पॉजिटिव का अटैक हुआ तो ये बनेगा आपका CH3CH2 पॉजिटिव। तो फर्स्ट स्टेप में एक टाइप से इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है किसके अंदर, अल्कीन के अंदर। तो आप देखोगे कि जो इसमें मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, पहली बात तो आप ये नोट करो कि वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है वो कार्बोकेटाइन बन रहा है और सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस आर मोर स्टेबल देन दी प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो इसी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से बनेगा और इसी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पे ब्रोमाइड आयन का अटैक होने के बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकेटाइन है और रिएक्शन की टाइप है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। और जो रूल फॉलो हो रहा है अनसिमेट्रिकल अल्कीन में एडिशन के लिए HBr के, वो मार्कोनिक एडिशन हो रहा है। अगर यही क्वेश्चन में आपको परऑक्साइड की प्रेजेंस दी होती तो उस केस में फ्री रेडिकल एडिशन होता, ना कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और उस केस में जो प्रोडक्ट बनता वो एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग बनता है। उस केस में जो एडिशन होता है वो फ्री रेडिकल एडिशन होता है। तो HBr का फ्री रेडिकल एडिशन सिर्फ होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अगर एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड है तो उस केस में जो एडिशन होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा और प्रोडक्ट मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दी 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो इसके बेस पे मार्कोनिक रूल फॉलो हो रहा है क्योंकि परऑक्साइड नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा इस केस में वो बनेगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। नंबर 2 ब्रोमोप्रोपेन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। फ्री रेडिकल एडिशन होता अगर परऑक्साइड की प्रेजेंस होती, तो उस केस में आपका करेक्ट आंसर बनता ऑप्शन बी, दैट विल बी 1 ब्रोमोप्रोपेन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो ये मार्कोनिक रूल का केस था। मार्कोनिक रूल में अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब H पॉजिटिव का एडिशन होता है तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देखने को मिलेगा और उसमें इंटरमीडिएट होगा कार्बोकेटाइन और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हमें पता है कि प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा दैट विल बी 2 ब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो भी अल्कीन के अंदर ब्रोमीन के एडिशन से रिलेटेड है। तो अगर इथाइलिन दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 के अंदर हम ब्रोमीन का एडिशन करें बट इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड, तो जब भी ब्रोमीन का एडिशन होता है तो आपको पता है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है एज ए इंटरमीडिएट अल्कीन के अंदर और ब्रोमीन अल्कीन के डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो जाता है और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। और ये पूरा जो एडिशन होता है ब्रोमीन का ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है।
ठीक है, फर्स्ट स्टेज में Br पॉजिटिव का अटैक होगा एक तरह से, और दूसरी स्टेज में क्या होगा, Br नेगेटिव का अटैक होगा। बट अगर आपके रिएक्शन के टाइम सोडियम आयोडाइड भी प्रेजेंट है तो उस केस में सेकेंड स्टेप में I नेगेटिव का भी अटैक पॉसिबल है, क्योंकि तो I नेगेटिव भी एक तरीके से किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो इस केस में ना सिर्फ सेकेंड स्टेप में Br नेगेटिव का अटैक हो सकता है, पहले स्टेप में Br पॉजिटिव के अटैक के बाद ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्या इसका अटैक हो I नेगेटिव आयोडाइड का। तो दूसरा जो प्रोडक्ट आपका इस केस में पॉसिबल है वो पॉसिबल है ये वाला, दैट इज दी 1 ब्रोमो 2 आइडो, क्योंकि अल्फाबेटिकली बी पहले आएगा तो हम उसे प्रेफरेंस देंगे नंबरिंग के अंदर। तो 1 ब्रोमो 2 आइडो इथेन। तो ये रिएक्शन जब भी ब्रोमिनेशन होती है अल्कीन की, वो 2 स्टेप रिएक्शन है, और उस 2 स्टेप रिएक्शन में एक साइक्लिक कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट बनता है। पहले स्टेप में Br पॉजिटिव का अटैक है और दूसरे स्टेप में Br नेगेटिव का अटैक है। बट अगर आपके रिएक्शन मिक्सर के अंदर आयोडाइड आयन प्रेजेंट है तो वहां पे ये भी चांस है कि सेकंड स्टेप में आयोडाइड क्या करते, एज ए न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में उस स्पीशीज पे अटैक करते। तो आपको यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक 1,2 डाइब्रोमो इथेन और दूसरा मिलेगा 1 ब्रोमो 2 आइडो इथेन। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी 1,2 डाइब्रोमो इथेन और 1 ब्रोमो 2 आइडो इथेन। ये एडिशन ऑफ ब्रोमीन से रिलेटेड क्वेश्चन था अल्कीन में। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आपको इस गिवन कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन और साथ में नेमिंग पूछी गई है। तो इस केस में अगर आप देखो तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट कायरल कार्बन है उसके अराउंड ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगी, अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, जिसमें ये वाले ग्रुप आपके फर्स्ट कायरल कार्बन के साथ अटैच है। ये वाला कार्बन अगर आप कायरल कार्बन देखो तो अगर आप कान इन गोल्ड प्री लोग रूल्स के अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी बेस पे डिसाइड करें तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर क्लोरीन का है जो डायरेक्टली अटैच है 17, दूसरे नंबर पे कार्बन है, इस कार्बन के साथ फर्दर हाइड्रोजन अटैच है जबकि इसके साथ फर्दर ऑक्सीजन अटैच है। तो इस ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी 2, इसको 1, इसको 3 और इसको 4। अब ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आपका गोल्डन रूल अप्लाई होगा। अब मैं अगर इस कायरल कार्बन पे, इस कायरल कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हाईएस्ट से लोएस्ट प्रायोरिटी की तरफ मैं मूव करूँ तो 1 2 3 मूवमेंट जो होगी वो होगी क्लॉकवाइज। बट लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है, तो बाय गोल्डन रूल ये बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज प्रायोरिटी का अगर सीक्वेंस है तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी आपकी एस। अब अगर हम इस कायरल कार्बन की बात करें तो इस कायरल कार्बन के साथ H है, इस तरफ OH है और इसके बाद CH2 CH3 है, और ये पूरा ग्रुप आप जो नेक्स्ट है ये है CH, एक Cl ग्रुप आ गया और एक फर्दर आ गया CH3 ग्रुप। तो अब जो डायरेक्ट अटैच हैं उनमें से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसको प्रायोरिटी 1 मिलेगी। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट प्रायोरिटी का हम सीक्वेंस डिसाइड करेंगे, ये दोनों कार्बन है बट इस कार्बन के साथ फर्दर कार्बन अटैच है जबकि इसके साथ क्या अटैच है, फर्दर क्लोरीन अटैच है। तो इस बेस पे इस ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी 2 और इसको मिलेगी 3 और इसको 4। तो अब फिर आप देखोगे कि अगर आप हाईएस्ट से लोएस्ट प्रायोरिटी की तरफ मूव करोगे क्लॉकवाइज मोशन है, जबकि आपका लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। तो अल्टीमेटली गोल्डन रूल से फिर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज बनेगा केस। तो फिर इस कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, एस होगी। तो दोनों एस के हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका कट हो गया, ये भी ऑप्शन आपका कट हो गया, ये भी ऑप्शन आपका कट हो गया। अब आप नेमिंग भी चेक कर सकते हो। सबसे लंबी जो चेन बनेगी वो ये बनेगी आपके पास 1 2 3 4 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी, और आप किसी भी तरफ से नंबरिंग करेंगे OH ग्रुप आपका थर्ड पोजीशन पे ही आएगा। बट अगर इस तरफ से आप नंबरिंग करोगे तो क्लोरीन की जो पोजीशन मिलेगी आपको वो फिर फोर्थ मिलेगी। तो हम इस तरफ से प्रेफर करेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको लोएस्ट नंबर मिले,
तो आपका जो इस कंपाउंड का यूपीसी नेम बनेगा वो बनेगा 2-क्लोरो 3-हाइड्रोक्सी पेंटेन। और जो सेकंड और थर्ड कायरल कार्बन है वहां पे कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी आपको S। तो इस बेस पे आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 2s3s 2-क्लोरो 3-हाइड्रोक्सी पेंटेन। तो ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर डायस्टीरियोमर्स पे है। दो टाइप के आपने देखे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, एक एनेंटियोमर्स और एक डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स बेसिकली ऐसे पेयर्स ऑफ आइसोमर होते हैं जो एक दूसरे के साथ कोई भी मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं बनाते, नो मिरर इमेज रिलेशनशिप। एनेंटियोमर्स में मिरर इमेज रिलेशनशिप होता है और वो नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज रिलेशनशिप होता है। तो जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि उनमें ऑब्जेक्ट मिरर इमेज रिलेशनशिप होता है, नहीं होता, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। दूसरी बात, जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। बट कि एनेंटियोमर केस में फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस नहीं होता, तो उनको सेपरेट करने के लिए थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो टीडियस रहता है, उसमें हमें अलग तरीके के मेथड्स अपनाने पड़ते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है कि जो डायस्टीरियोमर्स हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने की वजह से उनको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट किया जा सकता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद डायस्टीरियोमर्स जो करते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, बट वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शंस में नहीं करते। ये प्रॉपर्टी है एनेंटियोमर्स की। जो एनेंटियोमर्स होते हैं वो ऐसे दो पेयर ऑफ कंपाउंड होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इक्वल और रोटेट करेंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बट डायस्टीरियोमर्स के केस में ऐसा देखने को नहीं मिलता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है वो है कि डायस्टीरियोमर्स हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि डायस्टीरियोमर्स के पास क्या होती है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। डायस्टीरियोमर में केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है बट आइडेंटिकल नहीं होती, क्योंकि उनमें रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस बेस पे आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। तो इन सभी में से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, डायस्टीरियोमर्स कैन ऑफन बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि इन सभी में से जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से केस में आपको टॉटोमेरिज्म मिलेगा और कौन से केस में टॉटोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले हमें ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि टॉटोमेरिज्म के लिए अगर मैं सिंपली बात करूं तो टॉटोमेरिज्म के लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के होने चाहिए, तब उस केस में टॉटोमेरिज्म देखने को मिलता है। और टॉटोमेरिज्म एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म है जिसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और इसका सबसे फेमस जो एग्जांपल हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको इस केस में कंपाउंड दिए गए हैं, सबसे पहले आपको दिया गया है इथाइल एसिटो एसीटेट, जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बेसिकली ये है CH3 डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3। तो इसमें आप देखोगे कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो कार्बन है उनके साथ अल्फा हाइड्रोजन है और वो sp3 हाइब्रिडाइज भी है। ठीक है। दूसरा आपको दिया गया है पेंटेन 2,4 डाइऑन, इसमें भी आपको कार्बोनिल कार्बन के साथ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ आपको अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। तीसरा आपको दिया गया है प्रोपेन 2 तो इस केस में ऐसा नहीं है। प्रोपेन 2 में जो नेक्स्ट ऑफ डिमेडॉन का आपको ऑप्शन दिया गया है, ये बेसिकली एक साइक्लिक डाइकीटोन होता है इस तरीके का, और इस कीटोन में भी आपको जो कार्बोनिल ग्रुप है
उसके साथ जो फर्दर कार्बन मिलेंगे वो क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज होंगे और उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो मेन टॉटोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या होती है कि कार्बोनिल ग्रुप शुड हैव एन अल्फा हाइड्रोजन व्हिच इज अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो इन चार एग्जांपल में से आप प्रोपेन 2 का केस ही ऐसा देखोगे जिसमें ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 121 है, इस केस में इन चार ऑप्शन में से प्रोपेन 2 ही एक ऐसा केस है जिसमें आपको टॉटोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। तो इस केस में आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोरोडीन हंट्स-डिकर रिएक्शन से बेस्ड है। आपको दिया गया है कि अगर सिल्वर बेंजोएट ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। और हंट्स-डिकर रिएक्शन में क्या होता है, एक तो आपने नोट करना है डी कार्बोक्सिलेशन होती है और साथ ही साथ क्या होती है, हेलोजिनेशन होती है। तो जब हम सिल्वर बेंजोएट की ब्रोमिनेशन करेंगे तो ये पूरा ग्रुप CO नेगेटिव ग्रुप CO2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और साइड प्रोडक्ट होगा सिल्वर ब्रोमाइड और साथ ही साथ हेलोजिनेशन हो जाएगी। तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपका ब्रोमोबेंजीन। ये हंट्स-डिकर रिएक्शन का केस, डी कार्बोक्सिलेशन प्लस हेलोजिनेशन। तो इस केस में जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा वो होगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो सिल्वर बेंजोएट, जब भी सिल्वर सॉल्ट हो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहे हो, हंट्स-डिकर रिएक्शन है, डी कार्बोक्सिलेशन प्लस हेलोजिनेशन होगी, CO2 ग्रुप की फॉर्म में कार्बोक्सिलेट ग्रुप पर रिलीज हो जाएगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, अल्काइल या अराइल हैलाइड होगा। तो इस केस में जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो आपका होगा ब्रोमोबेंजीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जब हम उसे सिल्वर नाइट्रेट के साथ वार्म करेंगे तो आपको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगी। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेशन तभी आपको देखने को मिलेगी जब ब्रोमाइड आयन इसके साथ आके क्या करेगा, कंबाइन करेगा और सिल्वर ब्रोमाइड क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देगा। तो अब आपने इनमें से चारों ऑप्शंस में से ये चेक करना है भी कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ब्रोमीन को ब्रोमाइड की फॉर्म में रिलीज कर सकता है। तो अगर आप ब्रोमोबेंजीन से ब्रोमाइड का रिलीज करोगे तो इससे बनेगा फिनाइल केटायन। ठीक है, और ये फिनाइल केटायन क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होता है। फिनाइल और विनाइल केटायंस आर हाईली स्टेबल अनस्टेबल्स। तो पहले केस में ब्रोमीन का रिलीज इजीली नहीं होगा। ऐसा ही केस हमें पिरिडीन के केस में देखने को मिलेगा, जो कटायन बनेगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा ब्रोमीन के रिलीज के बाद। तो ये कटायन भी अनस्टेबल है। और इस केस में भी अगर ब्रोमीन का रिलीज होगा तो आपके पास बनेगा साइक्लो पेंटाडाइइनाइल केटायन। ये साइक्लिक है बट ये 4n पाई रूल को फॉलो करता है क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसीलिए ये एंटी एरोमेटिक है, ये भी स्टेबल नहीं है, एंटी एरोमेटिक। अब इस केस में जब ब्रोमीन रिलीज होगा तो आपका जो कटायन बनेगा वो होगा C7H7 टाइप का, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोलियम कटायन। और ट्रोपोलियम कटायन क्या होता है, एरोमेटिक इन नेचर होता है। तो इस केस में ब्रोमाइड के रिलीज होने के बाद जो रिजल्टेंट स्पीशीज बनेगी वो बनेगी ट्रोपोलियम कटायन। और ट्रोपोलियम कटायन क्या होता है, एरोमेटिक इन नेचर, इस वजह से ब्रोमीन का रिलीज यहाँ से पॉसिबल है। बाकी तीनों केस में ब्रोमीन का रिलीज होने के बाद जो कटायन जनरेट हो रहा है वो स्टेबल नहीं है। तो सबसे इजीली ब्रोमाइड जो रिलीज करेगा वो करेगा ट्रोपोलियम कटायन बनने के बाद आपका ऑप्शन डी। तो यहाँ पे एरोमेटिक करेक्टर ने डिसाइड करना था कि किस केस में ब्रोमाइड के रिलीज होने के बाद एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है, मींस स्टेबिलिटी आ रही है, तो उसी केस में ब्रोमाइड का रिलीज होगा। तो ट्रोपोलियम कटायन क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो इसी केस से ब्रोमीन के रिलीज होने के बाद ब्रोमाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होगी। बाकी तीन केस में हमें प्रेसिपिटेशन देखने को नहीं मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 है, इसके अंदर आपको पूछा गया है कि इन कंपाउंड्स में से किसके पास मीजो स्ट्रक्चर है। मीजो बेसिकली
ऑप्टिकल जब हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं तो उनमें एक ऐसे कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं जिनके अंदर इंटरनल कंपनसेशन होती है। और इंटरनल कंपनसेशन के कारण ये कंपाउंड ओवरऑल क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और इनकी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का कारण इनमें होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री होना। मतलब एक ऐसा प्लेन मॉलिक्यूल से पास करता है जिसके कारण एक हाफ मॉलिक्यूल का दूसरे हाफ की क्या होगा, मिरर इमेज होगा। तो इस केस में अगर आप देखोगे 4 ऑप्शंस में से, तो आपको ऑप्शन बी में ऑप्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी केस में आप देखोगे इन ग्रुप्स की जो पोजीशंस हैं, ठीक है, एक अबव दी प्लेन है, एक बिलो दी प्लेन है, ठीक है, या जो ग्रुप्स अटैच हैं वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, इन सभी केसेस में आप देखो तो इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री का केस नहीं है। एक यही ऑप्शन बी है जिसमें आपको क्या मिलेगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ऑप्टिकली कंपाउंड क्या होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। कायरल कार्बन जरूर प्रेजेंट है, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से अगर किसी मॉलिक्यूल में इंटरनल कंपनसेशन आ जाए तो वो मीजो कंपाउंड का केस बन जाता है। तो इस वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण ऑप्टिकल एक्टिविटी के लॉस के केस को हम बोलते हैं मीजो स्ट्रक्चर। तो इस केस में आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से क्या होगा, ये मीजो कंपाउंड देगा आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट केस है ये एनएमआर से रिलेटेड है और आपको दिया गया है कि प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन था मिक्सचर ऑफ एसीटोन और डाइक्लोरोमीथेन का। तो आपके पास एक तो है एसीटोन जिसके पास 6 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हैं और 6 आपको इक्विवेलेंट हाइड्रोजन मिल रहे हैं जिनका आपको सिग्नल मिलेगा। और डाइक्लोरो मीथेन में आपके पास 2 हाइड्रोजन है। अब आपको कह रहा है कि इसके अंदर 2 सिंगलेट आ रही हैं। ठीक है, मिक्सर के लिए 2 सिंगलेट आ रही हैं और दोनों की इंटेंसिटी बराबर आ रही है। ठीक है, जबकि दोनों में जो प्रोटॉन्स का काउंट है वो डिफरेंट है, बट फिर भी सेम इंटेंसिटी का अगर सिग्नल आ रहा है तो इसका मतलब जो मोलर रेशियो है उसमें क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। क्योंकि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड होती है, जो इंटेंसिटी होती है, या मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी एनएमआर की सिग्नल में, तो जब हम वो स्पेक्ट्रम पे देखते हैं तो वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। ठीक है, तो जो डाइल्यूट सैंपल होते हैं वो वीक सिग्नल देते हैं और जो कंसंट्रेटेड सैंपल्स होते हैं वो आपको क्या देते हैं, कंपैरेटिवली इंटेंस सिग्नल देते हैं। तो अगर बराबर इंटेंसिटी के दोनों सिग्नल आ रहे हैं और दोनों में प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट है, ठीक है, अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर देखें तो नो डाउट एक के नंबर ऑफ मोल्स कंपैरेटिवली वहां पे क्या है, ज्यादा है। अब एसीटोन में जो प्रोटॉन्स का नंबर है वो 6 है और डाइक्लोरोमीथेन में प्रोटॉन का नंबर 2 है। तो अगर दोनों 1:1 इस इंटेंसिटी के आ रहे हैं, इट मींस जो एसीटोन के विद रिस्पेक्ट टू उसकी रेशियो होगी डाइक्लोरोमीथेन की, वो क्या होगी, 1:3 होगी। तभी जो आपकी इंटेंसिटी है वो 1:1 आ सकती है, क्योंकि 1:1 आने का मतलब उनकी मोलर कंसंट्रेशन सैंपल्स की क्या है, बराबर है। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब मिक्सचर के अंदर एसीटोन और डाइक्लोरोमीथेन क्या हो, 1:3 रेशियो में प्रेजेंट हो। तो अगर इक्वल इंटेंसिटी के आ रहे हैं, प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट होने के बाद भी, इट मींस उनकी मोलर कंसंट्रेशन की जो रेशियो है वो 1:1 नहीं है, वो क्या है, 1:3 है। तो अगर 1:3 रेशियो में होंगे एसीटोन और डाइक्लोरोमीथेन, तभी उनके सिग्नल्स क्या आएंगे, 1:1 इंटेंसिटी के आएंगे। तो इस केस में आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज द ऑप्शन बी। जो मिक्सचर में रेशियो होगी एसीटोन और डाइक्लोरोमीथेन की वो होगी 1:3। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक आपको दिया गया था कि 1,4-डाइब्रोमो ब्यूटेन है 0.1 मोल, उसको ट्रीट किया गया सोडियम सल्फाइड के 0.1 मोल के साथ एक्वस इथेनॉल में, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसमें सल्फाइड आयन है H2 नेगेटिव। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ से NaPr का लॉस होगा और NaPr का लॉस होने के बाद जो
आपका कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होगा, उसके साथ सल्फर क्या करेगा, कंबाइन करेगा। और जब सल्फर की यहाँ पे बॉन्डिंग होगी तो सल्फर रहेगा 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज और उसके साथ रहेंगे सोडियम आयन। अब उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में जो आपकी ये वाली पोजीशन है, इससे Br क्या करेगा, लीव करेगा और यहाँ पे सल्फर क्या कर देगा, इस रिंग को क्लोज कर देगा अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू। तो यहाँ पे एक साइक्लिक कंपाउंड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, NaBr के 2 मोल्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे और इस साइक्लिक कंपाउंड में एक हेटेरो एटम होगा सल्फर। तो आपके पास बाई मेंबर्ड रिंग कंपाउंड बनेगा जिसमें एक हेटेरो एटम होगा, दैट इज सल्फर। तो इसमें क्या हुआ कि ब्रोमीन एलिमिनेट हुआ है पूरे मॉलिक्यूल में से स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद कंपाउंड में क्या देखने को मिली, साइक्लाइजेशन, और साइक्लिक कंपाउंड में एक हेटेरो एटम है सल्फर। तो इस वजह से आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये आपके पास एक हेटेरो कंपाउंड बन गया जिसके अंदर एक हेटेरो एटम सल्फर प्रेजेंट है साइक्लिक रिंग के अंदर।